नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जो हमारा आर्मी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा हो जाता है, वह आपका हो जाता है 11 बार। ठीक है, इससे पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट देख रखे हैं। अभी तक जिसने भी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं 10, तो वो सारे की सारे क्या है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। ठीक है, और पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी उसमें, सॉरी, आपके लिए क्या है, पीडीएफ में मिलेगी साथ में। और आपको क्या मिलने वाला है, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर जाके सारे की सारे देख सकते हैं। 10 प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। आज का जो हो जाता है 11वां प्रैक्टिस सेट हो जाता है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज मैं ऑफलाइन आपको देने वाला हूँ, जैसे कि आपकी डेली क्या होती है, ऑनलाइन होती है, मगर आज जो होगी प्रेम पे लगी होगी। ठीक है, बिल्कुल। तो देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चनों को, क्योंकि आज मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तो इसलिए आपके लिए ऑफलाइन ही मिलेगी आज। ठीक है, कल आपके लिए फिर ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगी। तो बात करते हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नहीं कह रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर जो हो जाता है वो 11वां हो जाता है। इससे पहले 10 हमने देख ही रखे हैं। और कितना होता है, 100 अंक का होता है, और आपका 1 घंटे का समय होता है, 60 मिनट का समय होता है, और 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 1 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन के लिए आपके लिए समय मिलता है। और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। कितने का होता है, 2 मार्क्स का आपका हो जाता है। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चनों को। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, बिल्कुल मीडियम लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है, आराम से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप 35 से 40 क्वेश्चन के बीच में अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर आपका रहने वाला है। सामान्य, देखो मैं आपको बता दूं, सामान्य ज्ञान से जो होते हैं वो 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आपके साइंस से, मतलब जो आपकी विज्ञान होती है, उससे भी 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। और यही बात करते हैं 15 क्वेश्चन मैथ से देखने को मिलते हैं, और जो 5 क्वेश्चन होते हैं वह आपके रीजनिंग से हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका टॉपिक पूरा की पूरा एग्जाम इसी प्रकार से आने वाला है। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन एक प्रकार से आपको बताऊं मैं, तो जो लेखक है वहां से जो रचनाएं हैं, ठीक है, वहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इस टॉपिक को मैं आपको कंप्लीट भी करवा दूंगा। ठीक है, टॉपिक बाई टॉपिक भी आपको लेके आऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, सारे एग्जामों के लिए। तो बात करते हैं, कलहड़ की रचना निम्न में से है, ये आपको बताना है। तो कलहड़ की रचना कौन सी हो जाएगी? कविता बलि की बात करते हैं तो ये आपके तुलसीदास की हो जाती है। किसकी हो जाती है? इसकी बात करता हूं तो ये आपके तुलसी दास की हो जाएगी। ठीक है, ये आपके तुलसीदास की हो जाती है। गोदान किसकी हो जाएगी? गोदान गमन ये आपके प्रेमचंद की हो जाएंगी। किसकी हो जाएंगी? प्रेमचंद की आपकी हो जाती हैं। आगे की बात करता हूं, मेघदूत ये किसकी? कालिदास की हो जाएगी। मेघदूत है, शकुंतलम है, ये किसकी हो जाएंगी? ये हमारे कालिदास की हो जाती हैं। ये हमारे किसकी हो जाती हैं? ये हमारे कालिदास की हो जाती हैं। और एक ही बस्ती है राजतरंगड़ी, जो किसकी हो जाएगी? ये आपके कलहड़ की हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा डी आपका बिल्कुल इजीली आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, और इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। जहां मधुमक्खियों को पाला तथा रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? यह आपसे पूछ रखा है। ठीक है, जहां मधुमक्खियों को पाला और रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो बात करते हैं, ऑप्शन में दे रखा है सेरीकल्चर, हैचरी, या फिर हो जाता है एपियरी, या फिर हो जाता है मधुमक्खी का छत्ता। तो मधुमक्खी का छत्ता तो कहते ही नहीं होंगे, है ना, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो सेरीकल्चर की बात करते हैं, जो सेरीकल्चर है ये आपका रेशम से उत्पादन हो जाता है। किससे? रेशम उत्पादन से हो जाता है। हैचरी की बात करते हैं, इसमें चूजे निकलते हैं। किसमें? इसमें चूजे वगैरह जो बच्चे निकलते हैं, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और यही बात करते हैं एपियरी, जो एपीकल्चर भी इसे बार बार कहते हैं। ठीक है, तो एपियरी हमारा हो जाता है किसमें? मधुमक्खी से रिलेटेड हो जाता है। इसे पाला तथा रखा जाता है और इससे शहद प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है, क्या कहते हैं, इसे हम एपीकल्चर भी कहते हैं, और एपियरी भी इसे जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो शतरंज में वर्गों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। बिल्कुल, बहुत इजी क्वेश्चन है। शतरंज में कितनी होती है? तो बात करते हैं, इस प्रकार से होता है शतरंज, इधर भी 8 इधर भी 8, तो 8 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल इजीली आंसर यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो शतरंज में जो वर्गों की संख्या होती है वह कितनी होती है? तो यह आपकी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 64 आपकी हो जाती है, बिल्कुल इजीली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन हो जाता है। तो आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हुए
तो यहाँ पर कह रहा है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, ये आपसे पूछ रखा है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये कौन हो जाएंगे आपको बताना है। दयानंद सरस्वती हो जाते हैं, राजा राम मोहन राय हो जाते हैं, स्वामी विवेकानंद हो जाते हैं, या फिर कोई नहीं, तो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ दयानंद सरस्वती, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। और कब की थी ये भी आपको याद होना चाहिए, कब की थी, तो ये आपके हो जाएंगे 1800, क्योंकि सरस्वती 7 और 5, ठीक है, क्योंकि सरस्वती इसी प्रकार से लिखूंगा 7 से 7 हो जाएगा, और बती के जगह पति कर देना तो 7 और 5 हो जाएगा, ठीक है, 7 और 5 हो जाएगा। तो 1875 में क्या हुई थी, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी, ये आपके 1875 हो जाता है, ठीक है। यही जब यहाँ पर हमने आर्य समाज की स्थापना देख ली, तो हमें ब्रह्म समाज की भी स्थापना देखना चाहिए, उसकी भी डेट हमें याद होना चाहिए, है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी, ये भी आपको याद होना चाहिए, तो 1828 में की थी। कब की थी, 1828 में ये आपके हो जाती है। तो दोनों की दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। जितनी भी जानकारी हमें एक क्वेश्चन से मिलती है वो सारी की सारी हमें हासिल होना चाहिए, ठीक है। तो वही जो होती है पढ़ाई, वो हमारे लिए क्या होती है, बहुत ही यूजफुल होती है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन वहां से बन सकता है रिलेटेड, तो हमें याद होना चाहिए। कह रहा है गोवा की राजधानी कौन सी हो जाएगी, आपको मैंने बता रखा है एक राजधानी मिलेगी, एक राजधानी आपसे पूछेगा, चाहे देश की राजधानी पूछ सकता है, चाहे देशों की राजधानी में से आ सकता है, या फिर राज्यों की राजधानी में से आ सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट राजधानी का और मुद्रा का टॉपिक हो जाता है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, और मैं भी आपको याद कराऊंगा, पूरा की पूरा टॉपिक देने वाला हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं गोवा की राजधानी कौन सी हो जाएगी। चंडीगढ़ की बात करते हैं तो ये किसकी हो जाएगी, पंजाब की और हरियाणा की हो जाती है। और कवारत्ती की बात करते हैं, ये लक्षद्वीप की राजधानी हो जाती है। यही बात करते हैं लखनऊ की, तो ये आपके यूपी की राजधानी हो जाती है। तो एक ही बचती है पणजी, जो किसकी हो जाएगी, गोवा की राजधानी हो जाएगी। और गोवा हमारे देश का सबसे छोटा राज्य हो जाता है। कौन सा हो जाता है, ये आपका सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है, वह राजस्थान हो जाता है। तो दोनों की दोनों आपको क्या है, याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछे हुए क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है, ये आपको बताना है। नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है, तो बिल्कुल यहाँ पर दे रखा है विंध्या पर्वत श्रृंखला, और दूसरी हो जाती है अरावली पर्वत श्रृंखला, तीसरी हो जाएगी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, या फिर इनमें से कोई सा नहीं। तो बात करते हैं यहाँ पर विंध्या पर्वत श्रृंखला, तो ये आपके कहाँ पड़ती है, ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ती है। यहाँ बात करते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला, तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये आपके कहाँ पड़ती है, ये आपके राजस्थान में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, यह आपके राजस्थान में पड़ती है। और बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, तो ये कहाँ पड़ती है, ये भी आपके मध्य प्रदेश में पड़ती है। ये भी आपके कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश में पड़ती है। तो यहाँ पर पूछ रखा है निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। नर्मदा और ताप्ती कहाँ से जाती है, ये आपके मध्य प्रदेश से निकलती हुई गुजरात से होती हुई, ठीक है, गुजरात से होती हुई कहाँ गिरती है, ये आपके अरब सागर में जाके गिर जाती है, जिसे कच्छ की खाड़ी भी उस प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। इधर कच्छ की खाड़ी पड़ती है, तो वहां पर जाके ये गिर जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ती है और ये भी मध्य प्रदेश में पड़ती है, मगर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला इस साइड में नहीं पड़ती है। इस साइड पे कौन सी पड़ती है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पड़ती है। तो आपको याद रखना है कि जो कौन सी हो जाएगी, नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आपकी हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में, तो वैसे ही कट जाता है। तो बचता कौन सा है, एक ही बचता है, कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो ये तो होगी नहीं, तो कौन सा बच जाता है, एक ही बच जाता है, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है ये। अगर आपको सारी की सारी स्थिति याद है इनकी, मैं आपको मैप के अनुसार सारी की सारी स्थिति समझाने वाला हूं। एक एक टॉपिक लूंगा, मैप के अनुसार आपको समझाऊंगा, जो कि आपके माइंड में क्या हो जाए, बिल्कुल फिक्स हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेगा, यहाँ पर कह रहा है माउंट आबू स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो माउंट आबू, पहली बात आपको याद होना चाहिए कि माउंट आबू है कहाँ, ठीक है। हिमाचल कहाँ हो जाएगा, हिमालय पर्वत में हो जाएगा, अरावली पर्वत में हो जाएगा, या फिर द्रोणगिरी पर्वत में हो जाएगा, विंध्याचल पर्वत में हो जाएगा। तो आपको बताना है कहाँ पर हो जाएगा, ठीक है।
बिल्कुल। तो बात करते हैं हिमालय और द्रोणागिरी पर्वत श्रृंखला या फिर अरावली पर्वत श्रृंखला पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो पहली बात, माउंट आबू है कहाँ पर? तो माउंट आबू जो पड़ता है वो राजस्थान में पड़ता है। माउंट आबू कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो अब आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो कि राजस्थान की कौन सी पड़ती है? राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला पड़ती है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस हमें उसकी स्थिति याद होना चाहिए तो हम आंसर बिल्कुल इजीली वहां से लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके मध्य प्रदेश में हो जाएगी, ये आपके यूके में हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, उनकी उपाधियां जो प्राप्त हुई थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सारे के सारे हम देखने वाले हैं। टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक को बहुत ही इजीली आपको याद करने की पूरी कोशिश रहेगी। लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। यह तो बात करते हैं हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ये आपसे पूछ रखा है। नर्मदा पर हो जाएगा, गोदावरी पे हो जाएगा, महानदी पे या फिर ताप्ती पे। तो आपको यह याद होगा कि हीराकुंड बांध कहाँ पर पड़ता है। तो हीराकुंड बांध जो है वो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। हीराकुंड बांध कहाँ पड़ता है? ये आपके उड़ीसा में पड़ता है। तो नर्मदा ताप्ती तो मध्य प्रदेश और कहाँ हो जाएगी? ये आपके गुजरात में हो जाएगी। तो ये तो नहीं होगी। ठीक है, ताप्ती भी नहीं होगी क्योंकि ये आपके मध्य प्रदेश और कहाँ पड़ती है? गुजरात से होती हुई अरब सागर मतलब कच्छ की खाड़ी में जाके गिर जाती है। गोदावरी की बात करते हैं तो गोदावरी नीचे साइड में पड़ती है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। एक ही बस्ती है महानदी जो कहाँ पड़ती है? ये आपके कहाँ पर? ये आपके निकलती है छत्तीसगढ़ से होती हुई कहाँ पर जाती है? ये आपके उड़ीसा में होती हुई कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो यही हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल। हर नदी को हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको क्या है, मैं डायाग्राम खुद बना के आपको भारत का नक्शा बना के खुद इस प्रकार से नदी को निकाल के आपको एक एक नदी को अलग अलग समझाने वाला हूँ, जो आपको एक भी नदी में कन्फ्यूजिंग ना हो। ठीक है, हर मैप के अनुसार अलग अलग होगा। हर मैप में एक ही नदी होगी, बाकी कोई नदी नहीं होगी। और बहुत ही अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे, उन्हें याद करने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है? क्योंकि एक क्वेश्चन आपको नदी से भी देखने को मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको नदी से भी देखने को मिलेगा, चाहे भारत की नदियां हो सकती हैं, चाहे आपकी पूरे विश्व की नदियां भी हो सकती हैं। ठीक है, उसमें रिलेटेड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। वहां से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाते है किसके अनुसार चुने जाते हैं? तो राज्यसभा सदस्यों द्वारा या फिर लोकसभा सदस्यों द्वारा या फिर ए और बी दोनों द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा। तो बात करते हैं राज्यसभा के भारत के उप राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसके अध्यक्ष होते हैं? तो या तो आपको पता होगी किसके अध्यक्ष होते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। किसके होते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो यहाँ पर तो सिर्फ दो ही दे रखे हैं। ठीक है, राज्यसभा सदस्यों द्वारा और लोकसभा सदस्यों द्वारा और राष्ट्रपति के द्वारा उसे चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये दोनों की दोनों हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, और वह किसका अध्यक्ष होता है? तो वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, और वह किसी में वोट नहीं दे सकता। ठीक है, वह किसी के अंतर्गत वोट नहीं देता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कृपया कीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो आपका दे रखा है जम्मू में, राजस्थान में, तमिलनाडु में या फिर केरल में। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? तिब्बत की ओर पड़ता है। और तिब्बत कहाँ पड़ता है? ये आपको याद है कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। हर चीज को माइंड से निकालेगा और कहाँ से हमें देखना है कि भाई ये कहाँ पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, उसी प्रकार से हमें डिपेंड करना है। क्योंकि राजस्थान तो नीचे पड़ता है, तमिलनाडु बिल्कुल नीचे पड़ता है, केरल भी बिल्कुल नीचे पड़ता है। तो एक ही बचता है जम्मू कश्मीर, जो कहाँ पड़ता है? आपके उत्तर में पड़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल इजीली राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? लोहड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है? जो अभी हमारा जो पंजाबियों का जो नृत्य होता है, ठीक है ना, वो अभी हमारा निकला है। तो वो कौन सा जाएगा? लोहड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, पंजाब से। बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? यहाँ पर कह रहा है अहमद अली खान संबंधित है, किससे संबंधित है? सरोद से है, संतूर से है, तबला से है या फिर आपका गिटार से हो जाता है। तो तबला का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है,
गिटार की बात करें संतूर, तो जो अहमद अली खान जो हैं वो किससे संबंधित हैं, तो ये आपके सरोद से हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? सरोद से हो जाएंगे। एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी देखने को मिलता है। तो ये भी टॉपिक हम जो हमारा 2019 में 2020 में जो कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, और जो पहले हमारे हो जाते हैं, ठीक है, जो हमारे भूतकाल में थे, उनको भी हम बहुत ही अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में याद करेंगे, ठीक है, सबके लिए ट्रिक के अनुसार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हर टॉपिक को कहने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, आपने देखा होगा लाइव में, ठीक है, तो वह दिक्कत हमारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम सारा की सारा क्या है टॉपिक भाई आपको लेके आएंगे, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री कौन था? राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये आपको पहले राष्ट्रपति हो जाते हैं, ठीक है, पहले कौन हो जाते हैं? ये आपके पहले राष्ट्रपति हो जाते हैं। तो यह तो हो नहीं सकते, है ना, ये तो फिर होंगे नहीं, ये तो बने ही नहीं थे प्रधानमंत्री। यहाँ पर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर हो जाएंगे डॉक्टर राधाकृष्णन, या फिर लाल बहादुर शास्त्री। बिल्कुल। अगर मैं राधा कृष्णन की बात करता हूं तो ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। किसके थे? दूसरे नंबर के आपके राष्ट्रपति हो जाते हैं। दूसरे नंबर के राष्ट्रपति तथा प्रथम नंबर के उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति थे तथा ये कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति आपके हो जाते हैं कौन? डॉक्टर राधाकृष्णन। यहाँ पर बचते हैं दो, इनमें से आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है इनमें से कौन सा होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो हमारे प्रथम नंबर के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। प्रथम नंबर के कौन हो जाएंगे? पीएम हो जाएंगे। और जो हमारे सेकंड नंबर के थे वो हमारे पीएम कौन हो जाते हैं? ये आपके हो जाते हैं कौन? सॉरी, यहाँ पर पीएम होना चाहिए था, ठीक है, पीएम होगा, एमपी मैंने लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर पीएम होगा, ठीक है, पीएम होगा। दूसरे नंबर के कौन हो जाते हैं? पीएम लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पर हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे और दूसरे नंबर के थे लाल बहादुर शास्त्री हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपके गुलजारी लाल नंदा आए थे। इस प्रकार से आपका चलता रहा था। ये भी टॉपिक हम बहुत ही इजीली और बहुत ही ट्रिक के अनुसार याद करेंगे, जो आपको नंबर वाइज भी याद रहेगा सारा की सारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? ये हमारा कौन सा हो जाता है? 15वां क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए महात्मा गांधी ने, राधा कृष्णन ने, या फिर भगत सिंह हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो किसकी हो जाती है? ये आपकी जवाहरलाल नेहरू की हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है ये टॉपिक। मैंने आपको बताया था एक बुक से रिलेटेड आएगा, चाहे 2020 की, चाहे आपकी 2020 की वह बुक पूछ सकता है, या 2021 में देने वाले होंगे, ठीक है, उसकी पूछेगा। 2021 में तो दी जाएंगे आपके एग्जाम से पहले, वह पूछेगा, या आपसे पूछेगा जो पहले की थी, जो भूतकाल में जो बुक दी गई थी, ठीक है, भूतकाल में जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वह आपसे पूछ लेगा। जैसे महात्मा गांधी की हो जाती है ना, माई एक्सपेरिमेंट माई हो जाती है। इस प्रकार से इनकी बुक हो जाती है, ठीक है, सारी की सारी हम देखने वाले हैं, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट कर देंगे वहां पर भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भाग 2 हो जाता है, जो आपका साइंस रिलेटेड हो जाता है। यहाँ से भी आपके 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो फटाफट इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपके 16, तो इसका फटाफट आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? कह रहा है यहाँ पर प्लेग रोग किससे फैलता है, ये आपको बताना है, ठीक है। कुत्ता से फैलता है, बिल्ली से, चूहा से, या फिर मक्खी से, ठीक है। तो फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? तो बात करते हैं यहाँ पर कुत्ते से। तो कौन सा फैलता है? कुत्ते से आपका रेबीज नामक फैलता है, ठीक है। लुई पास्टर ने इसकी खोज की थी। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन हो जाता है। और यहाँ पर प्लेग की बात हो रही है, तो प्लेग किसके द्वारा फैलेगा? प्लेग चूहों के द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर बिल्कुल इजीली राइट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल इजीली राइट हो जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मेरे पास कौन सा रहने वाला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, फिजिक्स का। कह रहा है गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से आसानी से फूटना। ये यहाँ पर बताना है कौन सा है ऑप्शन यहाँ पर राइट रहने वाला है, कि नाखून की तुलनाओं में सुई का गुब्बारे पर अधिक दाब पड़ता है, या फिर नाखून की तुलना में सुई का गुब्बारे पर कम दाब पड़ता है, या फिर सुई नाखून से कठोर है, या फिर दे रखा है कोई नहीं। तो फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। एक बात यहाँ पर देखिएगा, एक गुब्बारा होता है और एक सुई होती है। और एक नाखून की बात करूं, नाखून का क्षेत्रफल क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। नाखून के क्षेत्रफल की बात करूं तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है सुई से। तो यहाँ पर नाखून की तुलनाओं में, ठीक है, नाखून की तुलनाओं में
सुई का गुब्बारे पर अधिक दाब पड़ता है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कौन सा रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है हवा से फैलने वाला रोग आपका कौन सा हो जाता है। तो यहाँ पर दे रखा है क्षय रोग या फिर हैजा रोग, चेचक रोग या फिर कैंसर हो जाता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर फैलता है, तो ये कोई भी क्षय रोग हवा के माध्यम से नहीं फैलता है, कैंसर, चेचक भी आपका हवा के द्वारा नहीं फैलता है। ठीक है, ये आपका कौन सा हुआ था, ये आपके पारे के अंतर्गत फैलने वाला जो बीमारी हो जाती है। ठीक है, और हैजे की बात करें, हैजा रोग भी नहीं होता है। ठीक है, हैजा रोग जो होता है गंदे पानी, जो गंदा पानी वगैरह होते हैं उसको पीने से होता है। तो एक ही बचता है क्षय रोग, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम टीबी कहते हैं, जिसे हम टीबी कहते हैं। टीबी जो खांसी वगैरह होती है, जो फेफड़े खराब हो जाते हैं, उसको हम टीबी कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे ही व्यक्ति खांसता है तो उसके माध्यम से जो वायरस होता है वो दूसरे व्यक्ति के अंदर पहुंच जाता है, और इस प्रकार से हवा के माध्यम से फैलने वाला रोग कौन सा हो जाता है, क्षय रोग हो जाता है। टीबी की बात करते हैं तो टीबी डे भी मनाते हैं, टीबी डे मनाते हैं। ठीक है, टीबी डे कब मनाते हैं, ये आपका 24 मार्च हो जाता है। कब मनाते हैं, 24 मार्च को मनाते हैं। और अभी जो हमारा बजट आया है 2020 का, इसके अंतर्गत 2025 तक टीबी भारत मुक्त करने की यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, 100% मुक्त करने की बात कही गई है 2025 तक। तो इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 2020 का जो बजट पेश हुआ है उसमें 2025 तक टीबी को भारत मुक्त करने की यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। ओजोन परत हमें किससे बचाती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला दे रखा है अल्ट्रावायलेट किरणों से, या फिर हो जाता है लेजर किरणों से, या फिर माइक्रोवेव से, या फिर इनमें से कोई सा नहीं। फटाफट इसका आंसर देखिएगा कौन सा, बिल्कुल इजीली राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि पराबैंगनी किरणों की बात यहाँ पर हो रही है, तो किससे हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट किरणों से हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। लेजर क्या होता है, लेजर अलग चीज होती है, ठीक है, प्रकाश के द्वारा, और यहाँ पर माइक्रोवेव भी अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें, या फिर इसे अल्ट्रावायलेट किरणें भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ पर भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। तो पहला दे रखा है रिचर्ड आर्कराइट दे रखा है, आर्कराइट, फिर दे रखा है न्यू कैमन दे रखा है, और जेम्स बार्ट दे रखा है। इनमें से कोई सा नहीं। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर बात करते हैं भाप इंजन, ये तो आपको पता ही होगी किसने इसकी खोज की थी, तो ये जेम्स बार्ट ने की थी। कब की थी, यही आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब की थी, तो सभी लोगों को याद होता है, एग्जाम में अगर थोड़ा सा हार्ड पूछ सकता है तो वह पूछ लेगा कि भाप के इंजन की आविष्कार जो जेम्स बार्ट ने किया था वो कब किया था। तो आपको याद रखना है 1698 में किया था, 1698 में इसका भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स बार्ट ने किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, कब किया था, 1698 में किया था। इसकी डेट आपको याद रखना है क्योंकि ये सारा याद है, सभी लोगों को याद होता है कि जेम्स बार्ट ने किया था, मगर यह याद नहीं होता है कि कब किया था। तो एग्जाम में कहीं से भी एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से कौन सी गैस जहरीली है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर दे रखा है ऑक्सीजन, फिर दे रखा है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उपयुक्त सभी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है, क्योंकि हम जो लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, ऑक्सीजन तो हम लेते ही हैं, है ना, O2 ऑक्सीजन तो हम लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ CO3, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो ये तो कोई जहरीली नहीं होती, अगर जहरीली होती तो हम तो मृत्यु हो जाती, ठीक है, मनुष्य की। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, एक ही बचता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती करते हुए, ठीक है। देखो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये तो हम लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये भी हो जाएगा। तो ये तो जहरीली नहीं होती है, तो एक ही बचता है CO जो कौन सा होता है, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, यही क्या हो जाती है, जहरीली हो जाती है। इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है, CO होता है। ये भी आपको क्या है, याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो C होगा यहाँ पर बिल्कुल इजीली राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर कह रखा है बैटरी द्वारा दी गई विद्युत धारा को हम डैश कहते हैं, आपको बताना है। पहला दे रखा है प्रतिवर्ती धारा, दूसरा उच्च विद्युतीय धारा या फिर निम्न विद्युतीय धारा, यहाँ पर दृष्टि धारा।
तो आपको यहाँ पर ये तो आप काट ही दोगे, कैंसिल कर ही दोगे, तो ये तो इन दोनों में से तो नहीं हो सकता। तो आप दो में कंफ्यूज हो सकते हो, या तो ए में या तो डी में। तो यहाँ पर आपको बता दूं प्रतिवर्ती धारा क्या होती है। प्रतिवर्ती धारा जो होती है हमारे एसी करंट को हम मान सकते हैं ये प्रतिवर्ती धारा होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, जो दृष्टि धारा होती है ना, जो दृष्टि धारा होती है वह क्या होता है, जो दृष्टि धारा होती है उसके अंतर्गत ये एक ही सेट में बहती है, ये एक ही सेट में होती है। यह जिस प्रकार से अगर प्लस है तो प्लस की ही ओर बहेगा, और माइनस है तो माइनस का ही काम करेगा, यह प्लस का काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दृष्टि धारा होती है जो बैटरी के अंतर्गत आती है। और जो हमारी प्रतिवर्ती धारा होती है वो क्या है, जो प्रवृत्ति के अनुसार क्या है, बदलती रहती है। अगर हम प्लस को माइनस में लगाएंगे तब भी वह काम करेगी, और माइनस को प्लस में लगाएंगे तब भी वहां पर काम करता है, ठीक है। उल्टा सीधा किसी प्रकार से यूज कर सकते हैं प्रतिवर्ती धारा को। ये अपने क्या है, स्थिति के अनुसार डिपेंड करती है, मगर यह स्थिति के अनुसार डिपेंड नहीं करती है। अगर प्लस होगा तो प्लस में ही काम करेगा, माइनस होगा तो माइनस में ही काम करेगा। इस प्रकार से बैटरी द्वारा दी गई विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं, दृष्टि धारा कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसे याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, यहाँ पर कह रहा है पद रखा है, बिट का प्रयोग निम्न में से किस क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान में, इंजीनियरिंग में, या फिर जीव विज्ञान में, या फिर रेडियो धर्मिता में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 1 बाइट बराबर, ये कंप्यूटर का हो जाता है 1 बाइट बराबर, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार बनता है कि 1 बाइट बराबर कितने होते हैं, 8 बिट होते हैं। कितने होते हैं, 8 बिट होते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि 1 बाइट बराबर कितने होते हैं, 8 बिट होते हैं। तो यहाँ पर जो बिट है वो किससे संबंधित हो जाएगा, ये आपका कंप्यूटर से हो जाता है, ठीक है। ये आपके कंप्यूटर से हो जाता है, एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन आपका यह हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी पूछ सकता है कि 1 बाइट बराबर कितने बिट होते हैं, या फिर 8 बिट में कितने बाइट होते हैं। किसी प्रकार से भी घुमाकर क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी आपको क्या है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत क्या है, ठीक है। प्राकृतिक जो प्रकाश है उसका स्रोत क्या है, तो आपको सबको पता है जो ऊर्जा होती है में कहाँ से प्राप्त होती है, तो वह कहाँ से प्राप्त होती है, सूर्य से होती है। तो एक ही तो हमारी जो प्रकाश की ऊर्जा का स्रोत हो जाता है, तो कौन है, वह आपका सूर्य हो जाता है। तो यहीं से ऊर्जा प्राप्त होती है, बाकी कहीं से तो ऊर्जा थोड़ी आ रही है ना, यहीं से ऊर्जा आती है। बस हमें क्या है, आज इधर उधर प्रकार से हम क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं, ठीक है। उसको ही इकट्ठा करके ही यूज कर सकते हैं, मगर ऊर्जा तो हमें सिर्फ सूर्य से ही प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी वहां पर राइट हो जाता है। इसकी बात करते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिएगा, समुद्र में ज्वार डैश के कारण आता है। समुद्र में जो ज्वार आता है जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं, क्या कहते हैं हम, ज्वार भाटा कहते हैं। तो आपको बताना है समुद्र में ज्वार डैश के कारण आता है, किसके अंतर्गत आता है, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण आता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है, या फिर कह सकते हैं महासागरों में हवा के कारण आता है, या फिर इनमें से कोई सा नहीं। तो आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। एक होती है आपकी पृथ्वी, ये मान लेते हैं ये आपकी कौन हो जाती है, पृथ्वी हो जाती है। ये कौन हो जाती है, पृथ्वी हो जाती है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये चंद्रमा हो जाता है, ठीक है। ये एक चंद्रमा हो जाता है। जैसे आपको बता दूं, पृथ्वी में साल में एक ऐसा दिन आता है जो यह पृथ्वी जो होती है, चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी के कहाँ पहुँच जाता है, पास में पहुँच जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के कहाँ पहुँच जाता है, ये आपके करीब में पहुँच जाता है, मतलब पास में पहुँच जाता है। क्योंकि कुछ गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, चंद्रमा का भी होता है, और कुछ क्या होता है, पृथ्वी का भी होता है, ठीक है। ये क्या होता है, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यह पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। यह जो चंद्रमा है पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। जैसे ही ये पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, ठीक है, देखो जैसे ही ये पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, उसके बाद यह जो पृथ्वी होती है, जैसे ही वह खींचेगा अपनी ओर तो पृथ्वी हिलेगी ना कुछ तो परिवर्तन आएगा। जैसे ही पृथ्वी हल्की से हिलती है तो उसके अंतर्गत समुद्र में क्या होती हैं, बहुत ऊंची ऊंची हिलोरें उठने लगती हैं। पानी की बहुत ऊंची ऊंची क्या उठने लगती हैं, हिलोरें उठने लगती हैं, ठीक है। और जो गुरुत्वाकर्षण के अनुसार पानी की जो हिलोरें उठती हैं पृथ्वी के हिलने से, जो उठती हैं, जो हमारी जो हिलोर होती है उठती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। और जैसे ही वह हिलोर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि पृथ्वी क्या है हमारी, इस प्रकार से है। अब ये समुद्र मान लेते हैं, समुद्र इस प्रकार से है। समुद्र में जैसे ही धारा उठी
और ये ऐसे गिरती है, फिर उठती है, फिर गिरती है, फिर उठती है, फिर गिरती है, इस प्रकार से तरंग चलती है ना, क्योंकि समुद्र में पानी क्या होगा, अगर जब कभी झटका लगेगा तो इसी प्रकार से तो होता है ना, इसी प्रकार से गति करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये उठने को हम क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। जैसे ही ये उठती है तो हम उसे क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं, और जैसे ही यहाँ से नीचे गिरती है तो इसे हम क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। तो एग्जाम में बन सकता है कि ये बताएगा ज्वार किसे कहते हैं, तो वहाँ पर लिख रखा होगा समुद्र से उठने वाली जो तरंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, उठने वाली जो लहर होती है उसे हम क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं, और गिरने वाली जो लहर होती है उसे हम क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये, हमारा बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। आज के बाद आपको कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी ओर खींचता है, जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के करीब जाता है, कोई एक दिन आता है, ठीक है, ये करीब जाता है और वह अपना गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, तो कुछ परिवर्तन इसमें होता है, पृथ्वी हिलने लगती है। उस हिलने को ही क्या करते हैं, जैसे ही वो हिलेगी तो समुद्र में क्या होगी, हिलोरें उठेंगी बड़ी बड़ी, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा होता है, वह हिलेंगी, और जैसे ही वह हिलोर के अनुसार जो धारा ऊपर जाती है तो ज्वार कहते हैं, जैसे ही वह धारा नीचे आती है तो उसे हम भाटा कहते हैं। तो यहाँ पर ज्वार भाटा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह घटना होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, कह रहा है नब्ज या नाड़ी नापने की क्रिया डॉक्टर द्वारा डैश को पता लगाने के लिए की जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है खून के या तापमान के, हृदय गति के या फिर श्वास के। तो इसमें डॉक्टर जो होते हैं किसका प्रयोग करते हैं, तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका, इस फग्नो है ना, इस फग्नोमैनोमीटर, क्या इस फग्नोमैनोमीटर का इसमें प्रयोग होता है, मैनोमीटर का इसमें प्रयोग होता है, इस फग्नोमैनोमीटर का इसमें प्रयोग करते हैं। तो ये किसके अंतर्गत होता है, जो हमारी जो नड़ी होती है, नाड़ी में मतलब हृदय की जो गति होती है, ठीक है, नाड़ियों में जो बहता है खून, उसकी गति मापने के लिए होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि हृदय की गति मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर का, ये भी आपको याद रखना है, नाम भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखेगा, यहाँ पर कह रहा है इंसुलिन हार्मोन्स का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको बताना है अग्न्याशय या पैनक्रियाज या फिर पित्ताशय में होता है या फिर फेफड़ों में या फिर अस्थि मज्जा में होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं इंसुलिन कहाँ होता है, जो हमारे पत्ती नुमा जो रचना होती है ना, पत्ती नुमा रचना होती है, वो कौन सी होती है, पैनक्रियाज जिसे कहते हैं या फिर अग्न्याशय कहते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, अग्न्याशय या फिर पैनक्रियाज के अंतर्गत कौन सा निकलता है, इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, ये लैंगरहंस की बीटा कोशिकाओं से निकलता है, किसकी, बीटा कोशिकाओं से, है ना, किससे निकलता है, ये आपकी बीटा कोशिकाओं से यहाँ पर निकलता है। तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ से निकलता है, बीटा कोशिकाओं से निकलता है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इंसुलिन जब ज्यादा हो जाता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है यहाँ पर ध्वनि किसमें गमन नहीं करती, ध्वनि जो होती है वो किसमें गमन नहीं करती है, मतलब किसमें यह चलती नहीं है, आपको बताना है। निर्वात में या फिर वायु होगा, यहाँ पर वायु में या फिर ठोस में या फिर पानी में, आपको बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाता है। देखो निर्वात किसे कहते हैं, पहली बात ये भी आपको याद होना चाहिए, वायु भी जानते हो, ठोस भी जानते हो, पानी भी जानते हो, मगर निर्वात नहीं जानते। निर्वात उसे कहते हैं जो बिना वायुमंडल के, है ना, बिना वायुमंडल वाला क्षेत्र, बिना वायुमंडल वाला जो क्षेत्र होता है, बिना वायुमंडल वाला क्षेत्र जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। तो ध्वनि किसमें गमन नहीं करती है, तो निर्वात में हो जाएगा, क्योंकि अगर उसमें वायुमंडल ही नहीं होगा तो ध्वनि गति कहाँ करेगी, तो बिना वायुमंडल वाले क्षेत्र में ध्वनि गति नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, आपका निर्वात हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, एड्स किसके द्वारा फैलता है, आपको बताना है, बैक्टीरिया द्वारा या फिर विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ या फंगस। तो यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है। देखो एड्स की बात करते हैं, है ना, अगर मैं एड्स की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर एड्स की बात करूं तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी आपको याद होना चाहिए, है ना। एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो आपको याद होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम हो जाता है इसकी फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम हो जाता है। और जो इसका वायरस होता है HIV, कौन सा हो जाता है, ये आपका HIV वायरस होता है, कौन सा, विषाणु होता है, HIV विषाणु या फिर वायरस भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो HIV क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी
वायरस हो जाता है। ह्यूमन इम्यूनोडिफरेंसी वायरस हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है, वह वायरस हो जाएगा। HIV वायरस से क्या फैलता है, एड्स फैलता है। तो एड्स किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा। वायरस का नाम कौन सा होता है, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफरेंसी वायरस, ये आपका हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, दोनों की फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है और एग्जाम में बार बार पूछी हुई क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा, भाप को मापने की इकाई क्या है, ये आपको बताना है। सेल्सियस हो जाएगा ये, तो ताप को मापने की इकाई हो जाती है किसको, ये आपके ताप को मापने की इकाई हो जाती है, तो ये तो होगा नहीं। कैलोरी की बात करूं तो ये ऊर्जा को मापने की इकाई है किसको, ये आपके ऊर्जा को मापने की इकाई हो जाती है। फिर बाकी बात करते हैं, रिएक्टर जो होती है ये स्केल होता है आपका, क्या होता है, ये आपका स्केल होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी ताप को हो जाएगी। तो एक ही बचता है कि पाउंड। पाउंड क्या हो जाएगा, भार को मापने की इकाई कौन सी हो जाएगी, पाउंड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है आपका भाग हो जाता है थर्ड। इसके अंतर्गत आपको मैथ के 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, भाग थर्ड के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। यदि एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर तथा 60 मीटर है हो तथा उसके अंदर किनारों से 3 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता, 3 मीटर दे रखा है, सॉरी मीटर में ही है सभी। ठीक है, 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछ रखा है। सभी मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसे कर सकते हो। तो इसका फार्मूला होता है, शॉर्ट ट्रिक होती है इसकी जो ट्रिक होती है वह कौन सी होती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसकी ट्रिक होती है 2n ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2n होती है। और n बराबर जो होता है वो कितना होता है, मतलब रास्ता। n बराबर क्या होता है, ये आपका रास्ता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, n बराबर कितना दे रखा है, 3 मीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, 3 मीटर दे रखा है, क्योंकि n बराबर हम 3 रखेंगे, लंबाई l हो जाएगा, चौड़ाई क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बात करते हैं 2 और n बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है मेरे पास कितनी, 80 मीटर दे रखी है, प्लस चौड़ाई मेरे पास कितनी है, 60 मीटर, और माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास 2n मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 3। ठीक है, अगर मैं इसे पुट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6, ब्रैकेट यहाँ पर मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 6। जब इसे मैं आगे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर इसे माइनस करूंगा तो मेरे पास 136 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सॉरी 134 आएगा। ठीक है, 134 आने वाला है, यहाँ पर 134 हो जाएगा। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है, देखिएगा 6 चौक 24 के 4 आ जाएगा। ठीक है, 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगा 2, 6 बार 6 18 19 20, 20 का 0 आ जाएगा, 2 हाथ से 6 कम 6 और 1 7, 704 आ जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, सॉरी 6 कम 6 2 4 2 आ जाएंगे। ठीक है, 20 आया था ना, 2 हासिल आया था, तो कितना आ जाएगा 804 यहाँ पर मेरा राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 804 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 804 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल हमारा आ जाता है। ये क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है किसका, रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसे लिख लेना, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आ सकता है, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर पाओगे अगर उस प्रकार से करोगे कि आप खेत बनाओगे। ठीक है, पहले खेत का क्षेत्रफल याद करोगे, फिर रास्ते का क्षेत्रफल याद करोगे, तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ से बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कौन सा रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल बात करते हैं 32 का। यदि a माइनस बी यहाँ पर दे रखा है, अनुपात में है। ठीक है, दोनों की दोनों अनुपात में है कि a प्लस बी बराबर दे रखा है 2/5, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर अनुपात दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, अनुपात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। पहले हम a और b का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर a माइनस बी और अनुपात दे रखा है तो बटे में ही होगा। a प्लस बी बराबर क्या दे रखा है, 2/5 दे रखा है, तो हम a b की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको इधर करेंगे, इसके इधर करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 5a हो जाएगा, 5b हो जाएगा, बराबर कितना आने वाला है 2a हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2b हो जाएगा। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आगे कितना आने वाला है, इसको इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा
पहली बात ए वाले को इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3a हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो पहले सॉल्व कर देता हूँ। तो 5a करूँगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 2a हो जाएगा, और बराबर ये दे रखा है 2b दे रखा है, जब माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5b यहाँ पर आ जाएगा प्लस का, माइनस का प्लस में हो जाएगा। इन दोनों को घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3a आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7b आ जाएगा, है ना। ऐड कर दूंगा तो 7b आने वाला है, तो a बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 7, और b बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 3। इन दोनों को पुट कर दूंगा, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें देखो a बराबर रख देना है 7 की स्क्वायर, और प्लस माइनस b बराबर क्या रखना है 3 की स्क्वायर रखना है। अनुपात दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा निकल के, इसमें a स्क्वायर की बात करूँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना b मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49, माइनस 3 3 कितना आ जाएगा 9, ठीक है, अनुपात में। फिर यहाँ पर कितना आने वाला है 7 सत्ते 49, और प्लस में कितना हो जाएगा 3 3 9, दोनों को मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 आने वाला है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 मतलब कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। इसे काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 से कटेगा, देखते हैं 2 से काटो, ठीक है, 2 दूनी 4 20 आ जाएगा, 2 से काटूंगा तो यहाँ पर 2 दूनी 4 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 नीम 18 आएगा, ठीक है, 2 नीम 18 आने वाला है। तो यहाँ पर भाई 20 अनुपात 29 आने वाला है, ठीक है, 20 अनुपात 29 आने वाला है। तो ऑप्शन में कुछ ना कुछ गलती है, ठीक है, ऑप्शन में कुछ ना कुछ गलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 अनुपात आपका 29 हो जाता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इस प्रकार से यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 हो सकता है, तभी आपका आंसर यहाँ पर राइट आएगा, ठीक है, तभी आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर राइट आने वाला है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ए करके देख लेते हैं, ठीक है, ए करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो गलती है, कुछ तो गड़बड़ है, क्वेश्चन में ही यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ठीक है, क्वेश्चन में ही क्या है कुछ गड़बड़ है। ए करके देख लेते हैं, ठीक है, रुकिएगा अभी, यहाँ पर एक रख के देखते हैं, 2 की जगह यहाँ पर एक रख के देख लीजिएगा, तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, तो a माइनस बी बटे कितना हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, और बराबर हो जाएगा 1/5। इससे करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5a हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5b हो जाएगा, बराबर मेरे पास a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5a माइनस कितना हो जाएगा a, और ये जाएगा तो कितना हो जाएगा b प्लस 5b हो जाएगा। तो a बराबर 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a आ जाएगा, यहाँ पर बात करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका 6b हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 6b हो जाता है। तो a बराबर मेरे पास जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास 4, और b बराबर मेरे पास निकल के कितना आ जाएगा, b बराबर जो निकल के आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो इस प्रकार से ए बी का मान यहाँ पर फिर पुट कर देते हैं, तो ए की जगह कितना आ जाएगा 4 की स्क्वायर हो जाएगी, माइनस बी की जगह कितना हो जाएगा 6 की स्क्वायर हो जाएगी, बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर जो आ जाएगा वो आपका हो जाएगा 4 की स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 6 की स्क्वायर हो जाएगी, 4 चौक 16 माइनस 6 छंग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। सॉरी, ए की जगह मैंने उल्टा कर दिया क्या है, बिल्कुल उल्टा कर दिया यहाँ पर यार, है ना। ए की जगह मेरे पास आएगा 6 और बी की जगह मेरे पास आएगा 4, ठीक है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं ए बी का, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 छंग 36 हो जाएगा, और माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा, बराबर में कितना दे रखा है, ये 6 छंग 36 दे रखा है प्लस 4 चौक 16 दे रखा है। इनको ऐड करो, माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ तो 20 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब करूँगा ऐड तो 6 6 12 के 2 4 और 1 5 जाएगा 52 हो जाएगा। इसको काटूंगा तो ये 10 बार जाएगा, इसको काटूंगा तो मेरे पास कितना जाएगा 2 दूनी 4 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर 2 से काट दूंगा 2 पंजे 10 हो जाएगा, और यहाँ 2 1 कम 2 2 3 6 हो जाएगा, तो 5:13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 1/5 होना चाहिए, ठीक है, 1/5 होगा तभी इसका आंसर राइट हो जाएगा, 5:13। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है घन का आयतन क्या होगा यदि भुजा बराबर XM दे रखी है, भुजा XM दे रखी है, तो घन का आयतन होता क्या है, पहले आपको याद होना चाहिए इसका सूत्र, ठीक है। घन का जो आयतन होता है, घन का जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है भुजा की क्यू, क्या होती है भुजा की क्यू। तो भुजा दे रखी है इतनी, इसकी हमें क्यू कर देना है, ठीक है। तो XM की अगर मैं क्यू करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा,
x की q और m की क्या आने वाली है, m की q हो जाएगी। तो x की q और m की q हो जाएगी तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर b आ जाता है। बिल्कुल इजीली आराम से निकाल सकते थे। घन का आयतन a की q होता है, मतलब भुजा की q। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पर दे रखा है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर क्या रखा है, हल करें। इतने को हल करना है, आपको बताना है इनमें से आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। ठीक है, इनमें से आंसर बताना है हमारा कौन सा रहने वाला है। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखो कभी भी इस प्रकार से आपका लेंदी दे रखा हो तो आपको क्या करना है, नीचे वाले का एलसीएम मान लेना है। तो एलसीएम इसका निकाल सकता हूँ। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 11 सत्ते 77, बिल्कुल 77 आ जाएगा मेरा नीचे एलसीएम। ठीक है, 77 नीचे मेरा एलसीएम आ जाएगा और ऊपर मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 77 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर भी 77 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सभी में क्या हो जाएगी, 77 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सभी में 77 से क्या हो जाएगी, आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 7 से काटूंगा ये 11 बार जाएगा, 11 से काटूंगा 7 बार, 7 से काटूंगा 11 बार, 7 से काटूंगा 11 बार और यहाँ 11 से काटूंगा तो 7 बार। इन सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, इन सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा निकल के, 7 छंग कितना हो जाएगा 42, माइनस है तो माइनस कर दीजिएगा, 11 दूनी 22 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर देते हैं, 11 तियाँ कितना आ जाएगा 33, प्लस हो जाएगा तो प्लस कर देते हैं और 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63 और प्लस है तो प्लस कर देंगे, 11 पंजे कितना हो जाएगा 55, माइनस है तो घटा देते हैं। तो इनमें से इनको घटाऊंगा तो मेरे पास 11 बचेगा, किसका, प्लस का बच जाएगा, है ना। अब इनको ऐड कर देते हैं तो कितना आने वाला है, 5 6 7 8 9 10 11, 11 का आ जाएगा 1, 11 कितना आ जाएगा 1, 5 6 कितना हो जाएगा 11, 11 और 1 12, 12 4 कितना हो जाएगा, 12 4 16, 16 हो जाएगा। ठीक है, 12 4 कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा 17, तो कितना हो जाएगा 171/77 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 171/17। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल इजीली आंसर हमारा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल कुछ नहीं करना था, एलसीएम निकाल लेते, एलसीएम आता आराम से कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस कैलकुलेशन आना चाहिए। कैलकुलेशन बिल्कुल इजी होती है, एलसीएम मान लेते हैं तो बिल्कुल कैलकुलेशन क्या होती है, इजी हो जाती है। इसको देखिएगा, वर्गमूल घनमूल तो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसको बता देता हूँ किस प्रकार से निकालते हैं। संख्या दे रखी है 18,225 का वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल आपको बता रखा है मैंने, 5 की कभी स्क्वायर दे रखी हो या 25 हो या 350 हो, कुछ भी हो, इस प्रकार से स्क्वायर दे रखी हो, 5 लास्ट में दे रखे हो, तो कैसे निकालोगे। तो जो यहाँ पर वर्गमूल दे रखा है तो वर्गमूल मतलब 2 का हो जाएगा, तो यहाँ तो इस प्रकार से निकल के आ जाएगा, यहाँ तो इतना निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तो हो जाएगा 5, ये तो हो जाएगा 5 और बचा कितना 182। 182 किसकी गुणा करूँ, एक बढ़ाकर जो कि 182 आ जाए, तो 5 तो यहाँ पर दोनों सभी में दे रखा है तो 5 तो एक साइड में हटा देता हूँ, 5 तो एक साइड में हटा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सबसे छोटा की बात करूँ 12, 12 13 की गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 12 13, इकाई का अंक देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें 2 देखना है, इकाई का अंक 2 होना चाहिए। अगर 12 से 1 बढ़ाऊंगा तो 13 आएगा। अब इन 3 दूनी कितना जाएगा 6, इकाई का अंक 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, मगर यहाँ पर 2 है तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर 6 दे रखा है और 1 बढ़ा के 17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 छंग कितना हो जाएगा 42, 7 छंग 42 हो जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ पर भी आ रहा है इकाई का अंक, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। अगर 4 की बात करूँ, 5 5 चौक कितना हो जाएगा 20, तो ये नहीं होगा इकाई का अंक, 20 0 आ रहा है। इसकी बात करूंगा 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 1 बढ़ाऊंगा तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर भी आ सकता है इकाई का अंक, ये भी आ रहा है। तो इन 2 में से क्या होगा, 1 होगा। तो हम 1 को चेक कर लेते हैं, दूसरा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर 17 से मैं 16 की गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 छंग 42 के 2 हो जाएगा। ठीक है, 7 छंग 42 के 2, 4 हासिल हो जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 13, 14 15 16 17 के 7 आ जाएगा, हासिल लगेगा 1। ठीक है, हासिल लगेगा कितना, 1 लगेगा, 1 एक 1 और 1 2, तो कितना हो जाएगा 272 हो जाएगा। आ कितना रहा है 182 आ रहा है, तो हमारा यह तो आंसर फिर होगा नहीं, तो एक ही आंसर बचता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कितना हो जाएगा 135 का जो हमारा वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा, ये हमारा 18,225 हो जाएगा। अगर नहीं मानते हो तो इसे निकाल के भी आप देख सकते हो। ठीक है, इसे निकाल के भी आप कह सकते हो, देख सकते हो। जो 5 का फार्मूला होता है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ 135 का स्क्वायर ही तो होगा, ये 135 का स्क्वायर है ये। ठीक है, कैसे निकालोगे इसको, देखो 5 को हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसे एक साइड में लिख लेते हैं और जो बाकी संख्या बचती है इसको 1 बढ़ा देते हैं, मतलब 14,
13 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 182 हो जाएगा। तो मेरा यही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से 13 से एक बढ़ाकर जो बची संख्या होती है 5 से, उससे एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आ जाता है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18,225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है 135। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो ट्रिक है ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, इस ट्रिक को भी याद रखना, ठीक है, 5 वाली को। आगे बढ़ते हैं, इकाई का अंक अगर 5 हो तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को करना, बहुत इजीली कर दोगे। कह रहा है संख्या 4000 दे रखा है, 96 का घनमूल क्या होगा। तो घनमूल आपको बता दो, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। घनमूल मतलब क्या होता है, ए की क्यू, यही तो होगा घनमूल। तो मतलब जो 3 संख्या है, तो 3 संख्या इधर से देख लेते हैं, इधर से 3 संख्या मतलब कितनी होंगी, इतनी होंगी। अब इकाई का अंक देखते हैं, ये किसके क्यू में इकाई का अंक आता है। तो 4 का क्यू अगर मैं करूंगा, 4 चौक 16 चौका 64, मतलब इकाई का अंक 4 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। 7 की बात करूं, अगर मैं 7 का क्यू करूंगा तो इकाई का अंक अगर 6 आता है, तो देखते हैं 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 7 दूनी 14, तो ये भी नहीं आएगा। इकाई का अंक 4 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो 6 को देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर 6 की क्यू करूँगा तो इकाई का अंक 6 आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 6 छंग 36 और 6 छंग 36, इकाई का अंक 6 आ रहा है, तो ये हो सकता है, ठीक है। और बाकी बचता है ये 25, 5 की इकाई का अंक करूँगा तो कितना 5 ही आने वाला है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से भी इसे निकाल सकते हैं। अब इसे निकालेंगे कैसे कि 16 का क्यू इतना है ही या फिर नहीं है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। ये तो मैंने आपको क्या है, जैसे आप एग्जाम में करोगे तो इस प्रकार से सॉल्व करोगे, पहले चेक करोगे कि इकाई का अंक 6 आता है नहीं आता है इसमें, तो 6 का बाकी किसी में नहीं आएगा, इकाई का अंक इसी में आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम में तो इस प्रकार से करेंगे, मगर मान लेते हैं 2-3 ऑप्शन फंस जाते हैं एक जैसे, तो हम कैसे करेंगे। तो हम इसे चेक करेंगे कि जो लास्ट की, क्योंकि ए का क्यू होता है, तो 3 संख्याएं जैसे देख लेते हैं, 3 संख्याएं। अब किस किस में आता है, अब यहाँ पर 6 का क्यू में आ रहा है, तो 6 तो यहाँ पर लेके लेंगे, ठीक है। 6 का क्यू क्या होता है, 6 आता है। अब बचा कौन सा, 4 बचा। अब मैं 1 का क्यू करूँगा तो कितना आने वाला है, 1 का क्यू 1 ही आएगा। अगर मैं 2 का क्यू करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हम देख लेते हैं ये कौन सी ज़्यादा वाली संख्या में है। अगर यहाँ पर बात करूँगा तो ये बीच में आने वाला है, इन दोनों के बीच में आने वाला है। जब बीच में आने वाला है तो उससे बड़ी संख्या देख लेते हैं, तो उससे बड़ी संख्या कौन सी है, ये 2 का क्यू हो जाएगा 8, तो हम 2 निकाल लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 26 का स्क्वायर दे रखा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्यू हम इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक, क्यू हम इस प्रकार से निकालते हैं। क्यू में 3 आता है तो 3 छोड़ देते हैं, 3 के हम वो बनाते हैं, 3 के एक प्रकार से वो बनाते हैं ग्रुप, ठीक है। 3 का ग्रुप हो जाएगा, एक ही संख्या बचती है 4, तो ये किसके क्यू में आता है तो कोई देखना है। 1 का क्यू हो जाएगा 1, 2 का क्यू हो जाएगा 8। तो हम कम वाले में तो नहीं लेते हैं, कम वाले को नहीं लेते हैं, ज़्यादा वाले को ले लेते हैं। तो ज़्यादा वाला क्या हो जाएगा, 2 का क्यू, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो 2 का क्यू हो जाएगा, 2 लिख लो फटाक से, आंसर हो जाएगा। तो 26 का क्या हो जाएगा, 26 का क्यू दे रखा है ये। अगर नहीं मानते हो तो 26 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, इतना आ जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही ईजी है, ठीक है, इसे याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को फटाफट देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार ने 20 केजी चीनी को 300 रुपये में खरीदा और 8% का लाभ पर बेचा है, 8% पर डैश में बेचा। अच्छा, 8% लाभ में डैश पर बेचा। आपको बताना है कि इसका मिश्रधन कितना होगा, ठीक है, मिश्रधन बताना है आपको कितना होगा, ब्याज ऐड करके कि उसने कितने में बेचा होगा। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ये देख रखा है यहाँ पर, ठीक है, विक्रय मूल्य पूछ रखा है। यहाँ पर कौन सा राइट होगा, देखो 20 के चीनी थी, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई यहाँ पर रूल नहीं है, बस थोड़ा सा दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पर 300 रुपये में खरीदा और कितना 8% का उसे लाभ हुआ। मैं मानता हूँ क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 300, मानता नहीं, क्रय मूल्य दे ही रखा है। क्रय मूल्य क्योंकि खरीदने को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य दे रखा है 300। अब वो कह रहा है लाभ हो रहा है 8% का, तो 8% हटाऊंगा तो 0 बढ़ा दूंगा, तो मैं लाभ निकाल लेता हूँ, कितने का लाभ हुआ, तो 0 0 0 0 8 3 24 का लाभ हो गया। 24 का लाभ हो गया, तो वो कह रहा है उसने बेचा कितने में, अरे जब 300 रुपये में खरीदा और 24 रुपये का उसे लाभ हो गया, तो कितने में उसने बेचा होगा, तो 324 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा, 324 में उसने बेच दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, 324 रुपये, क्योंकि 24 रुपये का लाभ हो रहा था, उसने बेचा कितने में, 324 में बेचा होगा, तभी तो उसने खरीदा 300 में, 24 का लाभ तभी तो होगा, 8% का लाभ 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इजीली राइट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, कह रहा है 10x माइनस 4x स्क्वायर से 8x स्क्वायर माइनस 2x को घटाएं तो यहाँ पर कौन सा रहने वाला है। तो यहाँ पर देखो कह क्या रखा है
यहाँ पर दे रखा है 10x माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। फिर दे रखा है 8 नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है 8, क्योंकि हमें क्या निकालना है, अलग अलग कर लेते हैं, स्क्वायर अलग कर लेंगे और जो x वाले हैं वो अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले हमारा दे रखा है 10x, तो हम x वाले लेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, तो माइनस का 2x हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और जो ये वाला संख्या है 8x स्क्वायर, तो x स्क्वायर एक सेट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का है तो प्लस लिख देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे x स्क्वायर अलग हो जाते हैं और x वाले हो जाते हैं वो अलग हो जाते हैं, दोनों को हमने अलग अलग लिख लिया। हमें क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर जब मैं इसे घटाऊंगा, मैं यहाँ पर इस चीज़ को घटाऊंगा तो जो प्लस का है वो माइनस का है वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हो जाएगा प्लस, जब मैं घटाऊंगा इसे तो हो जाएगा प्लस का, और प्लस का हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस प्लस क्या हो जाएगा, दोनों की दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे, मेरे ऐड हो जाएंगे। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12x हो जाएगा। 10x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 12x। और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो हो क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मगर चिन्ह किसका आता है, माइनस का ही आता है। तो मैंने माइनस लिख लिया। 8 4 कितना हो जाएगा, 12, और 12x क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर आने वाला है घटकर। इसका मतलब माइनस के 12x स्क्वायर आएगा और प्लस के 12x आएगा, ये आपको बताना है। प्लस के 12x में माइनस के हैं, ये तो होगा नहीं फिर, क्योंकि माइनस के 12x दे रखा है तो ये तो होगा नहीं। माइनस के ये 21 तो होगा नहीं, ठीक है। तो बचता कौन सा है, 12 माइनस के 12x स्क्वायर 24, 24 तो आता नहीं है, 24 नहीं आएगा, 12 12 आएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। माइनस के 12x स्क्वायर प्लस 12x हमारा आंसर राइट आ जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपका आंसर बिल्कुल राइट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है, साधारण ब्याज दे रखा है 6% की दर से 2 साल के लिए दे रखा है 5000 रुपए का, ब्याज क्या होगा, ब्याज पूछ रखा है बस। साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, जो ब्याज का सूत्र होता है, फार्मूला होता है, वो तो आपको याद ही होगा। मूलधन P से करते हैं, दर R से करते हैं, और समय क्या करते हैं, T से करते हैं, और बटे क्या होता है, 100 होता है। ये हमारा साधारण ब्याज का क्या होता है, फार्मूला होता है। इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ पर कितना दे रखा है, 5000 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, ब्याज में दर दे रखी है R बराबर 5, R बराबर 6 दे रखी है, ठीक है। R बराबर 6 दे रखी है, और समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष का। 100 है तो 100 नीचे लिख लेते हैं, 0 0 0 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 600 रुपये ब्याज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 600 रुपये ब्याज हो जाएगा, जो कहाँ दे रखा है, यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 600 रुपये, ठीक है। बिल्कुल इजीली हमारा आंसर हो जाता है 600 रुपये। तो आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला ही होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ब्याज निकल के आ जाएगा, तो उसमें पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 600 रुपये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा कौन सा रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला हो जाता है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर कह रहा है सालाना 5% की दर से 2 साल के लिए दे रखा है 12,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज डैश होगा, कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। तो बात करते हैं 12,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना रखा है, 12,000 रुपए, ठीक है। मूलधन, जो मूलधन है वो क्रय मूल्य है वो कितना दे रखा है, मूलधन भी कह सकते हैं, वो दे रखा है 12,000 रुपए। तो हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही पसंद आएगी। तो जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज लिख लेते हैं, ठीक है। पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करते हैं, तो परसेंटेज हटाते हैं तो कितने लिखते हैं, 100 नीचे लिख लेते हैं, तो मैंने 100 लिख लिया। फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करूंगा तो 5 एकन 5 हो जाएगा, और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/20 आ जाएगी। तो इसका मतलब जो नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, और जो ऊपर वाला जो संख्या होती है इस पर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है प्रत्येक वर्ष का। तो मैंने मान लिया पहले हमारा जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 20 था, उस पर ब्याज लगा, पहली साल एक ब्याज लगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 साल की बात करेगा तो 2 बार करेंगे, फिर लगेगा 20% हमने लगाया और एक का ब्याज मिल गया तो कितना हो गया, 21 हो गया। तो ये मेरा कितना आ जाए, ये मेरा आ जाएगा मिश्र धन, ये मेरा मिश्र धन निकल के आ जाता है, ठीक है। मिश्र धन निकल के आ जाता है, ठीक है। ये मेरा मिश्र धन निकल के आएगा, और ये मेरा क्या होता है, ये मेरा क्रय मूल्य ही होता है, ठीक है।
ये मेरा क्रय मूल्य ही होता है, ये मेरा मिश्र धन निकल के आएगा। और जो बीच की जो संख्या होगी, जो इनका अंतर निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, वो मेरा ब्याज निकल के आएगा, चक्रवृद्धि। कौन सा आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये संख्याएं किस में होती हैं, संख्याएं अनुपात में निकल के आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 में कितना होता है 400, तो मैंने 400 लिख लिया, ये मेरा क्रय मूल्य हो गया। और यहाँ की बात करता हूँ 21 में कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा, तो ये मेरा क्या आ जाता है, मिश्र धन निकल के आ जाता है। ठीक है, और जो बीच की संख्या होगी 41, ये मेरा क्या निकल के आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के यहाँ से आ जाता है। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, वो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, क्योंकि 2 वर्ष में कितना हो गया 400, वो कह रहा है यहाँ पर निकल के आ रहा है क्रयमूल्य 400, क्रयमूल्य कितना दे रखा है 1200, तो 4 बराबर कितने के हो जाता है, ये आपके 12,000 के हो जाता है, 4 बराबर 12,000 के हो जाता है, तो ये कितना गुना हो जाएगा, 4 3 या 12, मतलब 30 गुना हो जाएगा। तो उसी प्रकार से मेरा चक्रवृद्धि ब्याज 41 ना होकर ये भी 30 गुना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो कितना हो जाएगा, ये 1230 हो जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, 1230 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर वह मिश्र धन पूछता तो इसको भी हम क्या करते, 30 गुना कर देते, तो मेरा आंसर आ जाता कितना, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चौक 12 के 2 हाथ से लगा, 1 3 चौक 12 और 1 13, तो यहाँ पर कितना होता 13,230 मेरा क्या आता, मिश्र धन निकल के आ जाता। तो यहाँ से बहुत ही फायदा होता है हमें। देखो क्रय मूल्य हमने इतना मान लिया, हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल के आ गया, और क्या गया, मिश्र धन भी निकल के आ गया, तो सारे की सारे अलग अलग ज्ञात हो जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी फार्मूला हो जाता है, इसके अंदर कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना जाए इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू में भी दे रखी है तब भी आप ऐसे कर पाओगे, परसेंटेज कैसी भी दे रखी हो, पॉइंटों में दे रखी है, तब भी इसे आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इस क्वेश्चन को फटाफट देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, दे रखा है एक ही घात दे रखी है 8, और एक ही घात 8 दे रखी है, वटे में एक ही घात 7 दे रखी है, आपको बताना है कौन सा राइट होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखा है, तो कुछ दे रखा है, एक ही घात का दे रखी है 8 दे रखी है, और एक ही घाट 7 दे रखी है। जब हम इसे करनी के अंतर्गत इस नीचे वाले को ऊपर ले आते हैं तो किसमें हो जाता है, माइनस में हो जाती है। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, एक ही घाट -8, एक ही घाट 8 हो जाएगी, और माइनस एक ही घात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब इसे घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि एक ही 8 है और एक ही 7 है, एक ही 8 में से एक ही 7 चली जाएगी तो ए ही बचेगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर बिल्कुल इजीली राइट हो जाता है, ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसको जब घटाएंगे, एक ही घात 8 में से माइनस एक ही घात 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ए ही बचेगा। तो यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है यदि जो हो जाता है, यदि 182 को 5:3:5:4:1 में 1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग क्या होगा, मतलब सबसे कम भाग, जो सबसे कम भाग होगा वो कौन सा होगा, यह आपसे पूछ रखा है। 28 होगा, 14, 7 या फिर 15, तो यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है वो आपको बताना है। देखो बात करता हूँ, कोई संख्या दे रखी है 182, यहाँ पर जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 182 दे रखी है, और जो इनको अनुपात में बांट रखा है, किस अनुपात में है, तो 3:5:4:1 में यहाँ पर बांट रखा है। तो मानते हैं इनको बांट ही तो रखा है, डिवाइड तो कर रखा है, मतलब इनका जो योग है, वो कितना दे रखा है, 182 दे रखा है। तो सबको योग कर लेते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 3 13, तो 13 बराबर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 182 दे रखा है। और सबसे छोटे की बात करूं, सबसे छोटा अनुपात कितना है, 1, तो 1 की वैल्यू निकालना है, 13 से इसे डिवाइड कर दूंगा तो 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 182/13 हो जाएगा। 13 से काटूंगा कितनी बार जाएगा, 13 एकम 13, 13 चौका 52, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 14। ठीक है, तो ये 13 से काटूंगा 14 बार बिल्कुल इजीली कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मेरा राइट आ जाएगा। क्योंकि ये अनुपात में जो होते हैं वो इसी को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इसको कह रहा है यदि इतने को इतने भागों में डिवाइड कर रहा है, तो 3:5:4:1 में डिवाइड किया तो इस कितना हो जाएगा, 13, मतलब 13 को
13 बराबर कितना रखा है 182, तो निकालना क्या है कि न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो न्यूनतम सिर्फ 4 एक ही दे रखा है सबसे छोटा, तो 1 बराबर निकालना है, तो 1 बराबर भाग दे दूंगा, ठीक है 13 से 182 को, तो 14 13 182 हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैसा दे रखा है भाई, रुकिएगा, ठीक है। क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन लगाते हैं, ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कह रहा है एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए कह रहा है 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर दर्जन की बात नहीं कर रखा है, यहाँ पर कितने केलों की आवश्यकता होगी यह आपसे पूछ रखा है। तो सभी लोग यहाँ पर फटाफट आंसर देते हुए, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए, सप्ताह क्या होता है 7 दिन का, सप्ताह होता है 7 दिन का, हफ्ता होता है 8 दिन का, कह रहा है सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि एक दिन में कितने केलों की आवश्यकता होती है, तो 28 दर्जन, तो 28 एक दर्जन में कितने होते हैं 12 केले, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका मतलब एक सप्ताह में इतने केले निकल के आ जाएंगे। और मैं 7 से अगर भाग दे दूंगा तो निकल के आ जाएगा कि एक दिन में कितने केले यहाँ पर यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल निकाल सकता हूँ, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, और 12 चौक कितना हो जाएगा 12 चौक 72, 12 के 12 बनी 12 चौक 48 हो जाएगा, ठीक है। 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर 48 केले एक दिन में निकल के आ रहे हैं, एक डे के, ठीक है। एक डे में कितने यूज हो रहे हैं 48 केले हो रहे हैं, और पूछ रखा है कि 47 दिनों में कितने केलों की आवश्यकता होगी। जब एक दिन बराबर कितना हो जाएगा 48, तो उस 48 को मैं अगर 47 से भाग दे दूंगा तो 47 दिन का यहाँ पर निकल के आ जाएगा कितने, 47 दिन का यहाँ पर निकल के आ जाएगा कितने केलों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 48 से 47 की मल्टीप्लाई करूंगा, 7 8 56 का कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर 5 बचेगा, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, और 8 चौक कितना हो जाएगा 32, दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, यहाँ पर हो जाएगा 65 के हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 65, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 65 हो जाएगा, हाथ से लगेगा 6, 4 चौक 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा 22। तो कितने केलों की आवश्यकता होगी, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2256 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 2256 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिख रहा है 2256 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन निकल के आएगा, ऑप्शन निकल कर कौन सा आ जाएगा 2256, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2256 केलों की आवश्यकता यहाँ पर होगी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है ये, ठीक है। थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत थी, आराम से इस क्वेश्चन को कर पाते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, 40 परीक्षणों का औसत दे रखा है 50 है, और अन्य 60 परीक्षणों का औसत दे रखा है 55 है। तो कह रहा है सभी परीक्षणों का औसत कितना होगा ये आपको बताना है। देखो यहाँ पर कह रहा है 40 परीक्षणों का औसत कितना है 50 है, तो मैं मान सकता हूँ कि प्रेक्षण कितने थे, तो प्रेक्षण ज्ञात कर लेते हैं। 40 प्रेक्षणों का जो औसत है वो कितना है वह आपका 50 हो जाता है। दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल निकल के आ जाएगा, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, मतलब 200 प्रेक्षण थे, ठीक है। 200 प्रेक्षण आपके हो जाते हैं औसत, 200 अंक उनको हो जाते हैं, 40 प्रेक्षणों के अंक हो जाते हैं वो 200 हो जाते हैं। अन्य दे रखा है 60 प्रेक्षणों का औसत 55 है, तो 60 प्रेक्षणों का जो अंक होंगे वो कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में 55 से कर दूंगा तो मेरे पास निकल के आ जाएगा 6 पंजे 30 का 0, और 6 पंजे 30 और 1 30 और 3 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाता है, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2000 निकल के आएगा, 4 पंजे 20, ठीक है, 2000 निकल के आएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3300 यहाँ पर निकल के आ जाता है। 40 प्रेक्षणों के अंक हो जाएंगे 2000, और 60 प्रेक्षणों के अंक जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे आपके 3300 हो जाते हैं। तो पूछ रखा है सभी प्रेक्षणों की औसत कितनी होगी, तो सभी प्रेक्षणों की बात करेंगे तो प्रेक्षण कितने हो जाते हैं, सब प्रेक्षण हो जाते हैं आपके 100 प्रेक्षण। और निकालना क्या है, निकालना है कि इनकी औसत क्या होगी, तो इनके अंक को जोड़ लेते हैं तो 0 0 हो जाएगा, 0 0 3 हो जाएगा, 3 2 5, मतलब 5300 अंक हो जाते हैं। और प्रेक्षण कितने हैं 100, तो औसत की बात कर रहा है तो सबको डिवाइड कर दूंगा, बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो 100 प्रेक्षणों का जो औसत हो जाएगा, 100 प्रेक्षणों का
जो औसत हो जाएगा है ना वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा परीक्षणों का अंक बटे परीक्षणों की संख्या। तो परीक्षणों का जो अंक दे रखा है वो कितना दे रखा है 5300, और परीक्षणों की संख्या कितनी रखी है 100, 0 से 0 काट दूंगा तो मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा 53 निकल के आ जाएगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 53 आ जाता है। इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, ये आपका हो जाता है बेसिक फार्मूला, परीक्षणों की अंक बटे परीक्षणों की संख्या से निकालेंगे परीक्षणों की औसत। तो परीक्षणों का जो अंक निकल के आया था 5300 निकल के आया था, और परीक्षणों की संख्या कितनी है 100 डिवाइड कर दूंगा 53 निकल के आ जाएगा। ये तो हमारा बेसिक हो जाता है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, जो लोग बेसिक जानते हैं वो बेसिक देखेगा, और जो लोग शॉर्ट ट्रिक की बेसिक जानते हैं वो शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं तो वो भी देखते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है 40 परीक्षणों का औसत कितना है 50, और 60 परीक्षणों का औसत कितना रखा है 55। हमें मतलब क्या होता है, सबको बराबर बराबर करना। हमें मतलब होता है जो औसत जो है ये 40 में बट रही है 50 और 60 में बट रही है 55, तो ऐसा अलग अलग नहीं होना चाहिए। हमें क्या है एक भाग में डिवाइड करना है, एक बराबर करना है। तो यहाँ पर 40 जो परीक्षण है उनका है 50 औसत, और 60 परीक्षण है उनका औसत दे रखा है 55, यही दे रखा है, यहाँ दे रखा है 55। मैं मान लेता हूँ कि सबका कितना है 50 औसत है, सबका 50 औसत, क्योंकि यही कम है इसमें भी आ जाएगा। तो मैं मान लेता हूं सबका जो औसत है 50 है इस समय। अब बचता कितना है, यहाँ बात करूंगा, यहाँ से 50 निकालूंगा, बचेगा 5, किस में बचेगा 60 में। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 पंजे 30, इसका मतलब 300 जो आया है वह सब में मुझे बांटना है। 50-50 तो मैंने बराबर कर दिया, जो 300 है सब में बांटना है। 100 से मैं करूँगा क्योंकि सब लोग हैं 100, ये 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 और जोड़ देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 53। ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, बस इतना करना है, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से शॉर्ट निकाल सकते हैं, ये बहुत ही शॉर्ट हो जाता है। हमें औसत का मतलब होता है हर चीज को बराबर करना है। अगर 53-53 बांटोगे तो सब में 100 में 53-53 बटेगा, मतलब जो होता है सबको बराबर बराबर देना, बस ये हमें करना होता है। औसत का मतलब होता है माध्य, माध्य का मतलब क्या होता है बराबर बराबर बांटना सब में, बस और कुछ नहीं होता है औसत। ठीक है, औसत का, औसत जो कहते हैं इसका औसत जो मेन मीनिंग है सबको बराबर बांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर यदि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग दे रखा है 17/4, तो आपको बताना है तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी यह आपको बताना है। तो इसे हम ऑप्शन से करेंगे, बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दे रखा है यदि किसी संख्या, मैं मान लेता हूँ कोई संख्या x है और दे रखा है उसके व्युत्क्रम का योग, तो इसको उल्टे का योग, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है उल्टा, इसका व्युत्क्रम का योग कितना दे रखा है 17/4 दे रखा है, 17/4 दे रखा है। इसमें जो पुट कर दो, जो ये फार्मूले दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, जो इसमें पुट हो जाएगा आंसर हमारा 17/4 लेके आए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं इस प्रकार से इसे सॉल्व करूंगा तो इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर में हो जाएगा और मेरी क्या बन जाएगी समीकरण बन जाएगी। समीकरण बहुत लेंदी होती हैं, ठीक है, तो हमें ऑप्शन उठाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन अगर मैं 5 रखता हूँ तो 5 रखूंगा यहाँ पर, तो मेरा 5 आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1/x बराबर, x बराबर मैंने 5 रखा ही है तो यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा, 25 हो जाएगा, 25 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 25 और 1 26, 26/5 होगा, तो ये तो नहीं दे रखा है, यहाँ पर 17/4 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो मेरा होगा नहीं, है ना, पहला ऑप्शन जो रहने वाला है वो तो मेरा होगा नहीं, तो ये तो कैंसिल हो जाता है। दूसरा हम देख लेते हैं 4, तो यहाँ पर मैं 4 रखूंगा, प्लस मेरे पास कितना आ जाएगा 1/4 हो जाएगा, x बराबर 4, इनको सोल्व करूंगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 और 1 बटे नीचे कितना हो जाएगा 4 1 4 हो जाएगा, तो इतना कितना हो जाएगा 17/4 हो जाएगा, 17 बटे कितना हो जाएगा 17/4 हो जाएगा। यहाँ पर मेरी सर्टिफाई कर रहा है तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसमें सर्टिफाई कर देना है। अगर ये आपका हो जाता है बराबर, यहाँ पर x का मान यहाँ पर रख के बराबर हो जाता है, इसके बराबर हो जाता है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 4 रख के मेरा आ रहा है 17/4, तो यही मेरा आंसर रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल इजीली राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, बुद्धिमत्ता, यहाँ से आपकी रीजनिंग हो जाती है स्टार्ट। रीजनिंग के आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 45 क्वेश्चन में अटेंड कर रखे हैं, अब हम 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके 50 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है सीरीज का क्वेश्चन हो जाता है रीजनिंग का, यहाँ पर 1 5 13 25 41 यहाँ पर दे रखा है, जो अगले जो आएगा वो कौन सा आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल फटाफट सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए कौन सा आने वाला है आंसर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है। ठीक है, बात करते हैं 46 की, तो यहाँ पर दे रखा है 1 दे रखा है, 5 दे रखा है और 13 दे रखा है और कितना दे रखा है 25 दे रखा है और 41 दे रखा है। आगे पूछ रखा है आगे हमारा कौन सा रहने वाला है। ठीक है, आगे हमारा कौन सा रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर बात करें, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से तो बढ़ नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से तो बढ़ नहीं रहा है, तो मल्टीप्लाई तो हो नहीं रही है, सीधी बात तो ये है। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा होगा, या प्लस होगा या फिर डिफरेंस होगा। तो हम प्लस करेंगे तो प्लस से भी हमारा कुछ नहीं बन रहा है, तो हम डिफरेंस से चेक करेंगे इसमें। ठीक है,
तो डिफरेंस चेक करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 का डिफरेंस, यहाँ पर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 का, यहाँ पर बात करेंगे तो कितना का हो जाएगा 5 3 का 2, कितना का हो जाएगा 12 का हो जाएगा। यहाँ की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको देखो 41, 11 में से आ जाएगा 6 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 1 बचेगा, 16 का हो जाएगा। तो अगले कितना का होगा आपको बताना है। तो 4 दूनी 8 दूनी 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, मतलब 4 की मल्टीप्लाई हो रही है। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 कितने का हो जाएगा 20 का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 61 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ नहीं होता, डिफरेंस हो रहा था और 4 की मल्टीप्लाई चल रही थी सभी में, ठीक है। डिफरेंस में 4 की मल्टीप्लाई हो रही है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20 आ जाएगा। 20 इसमें ऐड कर देंगे 61 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, इस क्वेश्चन को फटाफट देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। यदि दे रखा है AS/Y को BAT लिखा जाता है तो B/S को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। B/S को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है A/S जो है उसे क्या लिखा जा रहा है, BAT लिखा जा रहा है, BAT लिखा जा रहा है, ठीक है। BAT लिखा जा रहा है तो बताना है B/S को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। B/S को क्या लिखा जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये 1 पे हो जाएगा, ये 25 पे, ये हो जाएगा 19 पे, ये 20 पे हो जाएगा, ये 1 पे, ये कितना हो जाएगा 2 पे हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है। यहाँ की बात करता हूँ, सॉरी +1 हो रहा है। यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पर बात करूँगा तो +1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे तो +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +1 हो रहा है। तो यही हमें करना है, +1 यहाँ करना है, +2 यहाँ करना है, +1 यहाँ कर रहा है। यहाँ ले जाऊँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। और बाई में 2 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। और यहाँ पर S में 1 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ACT हो जाएगा, ठीक है। CAT हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, CAT हो जाएगा। तो CAT हमें देखना है कहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है। CAT देखिएगा कहाँ पर हो जाता है, ठीक है। CAT, तो बात करते हैं CAT कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर C में दे रखा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा फटाफट। तो बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा है अमित ने कहा ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो अमित का उस लड़की के साथ क्या संबंध है, ये आपको बताना है, ठीक है। कह रहा है अमित ने कहा ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो अमित का उस लड़की के साथ क्या संबंध है, ये आपको बताना है। फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। ब्लड रिलेशन का बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है। अमित को मान लेता हूँ कि अमित है A। अमित कौन है, अमित A हो जाता है। उसने एक लड़की से कहा, मैं मान लेता हूँ कोई लड़की है, यह कोई क्या हो जाती है, लड़की हो जाती है, ठीक है। यह लड़की हो जाती है। इससे उसने कहा कि ये लड़की, ये जो लड़की है मेरी माँ, इसकी माँ मतलब ऊपर कर देंगे, इससे ऊपर होगी, है ना, इससे ज़्यादा एज की होंगी तो ऊपर कर देंगे। इसकी माँ के पोते मतलब मेरे बेटा होगा, बेटा में नीचे हो जाएगा, कम एज का होगा तो नीचे कर दो। मेरे बेटे के मेरी माँ के पोते की पत्नी है, मतलब मेरी कौन है, वह बहू है। और मेरे बेटे की कौन है, मेरे बेटे की बहू, और मेरी बहू लगी है ना, पता। इस प्रकार से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन नंबर नहीं, ये कौन हो जाएगी, बेटे की बहू हो जाएगी, पत्नी है। तो अमित का उस लड़की से मतलब ये लड़की है वो कौन है, इसके बेटे की कौन है, पत्नी है, इसके बेटे की पत्नी है। तो आपको बताना है कि उस लड़की के साथ, अमित का उस लड़की के साथ क्या संबंध है, मतलब अमित कौन है इस लड़की का। ये जो लड़की है यहाँ पर इसको हटा के यहाँ बना देते हैं। यहाँ पर जो लड़की है, इस लड़की का इस अमित से क्या संबंध है आपको बताना है। अमित कौन है इस लड़की का, तो इसके पति का पिता कौन लगेगा, ससुर लगेगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C यहाँ पर बिल्कुल इजीली राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, बिल्कुल इजीली राइट, ठीक है। कम एज को कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है, ज़्यादा एज को कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है, ठीक है। अगर हमारे बराबर का कोई आता है, मान लिया हमारी बहन है, वो हमारे बराबर सेट में आ जाएगी, ठीक है, हमारे बराबर सेट में आ जाएगी, ज़्यादा छोटी नहीं होगी। तो इस प्रकार से पीढ़ी बाई पीढ़ी लगाते हैं, मतलब पीढ़ी बाई पीढ़ी, ठीक है। ये इस प्रकार से देख लो कि हमें क्या निकालना है। जैसे ही ऊपर नीचे रखते हैं तो पीढ़ी होती है, ये हमारी वर्तमान पीढ़ी हो गई, ठीक है।
ये हमारी क्या हो जाएगी, बच्चों वाली पीढ़ी, भविष्य वाली पीढ़ी हो जाएगी आगे, और ये हमारी कौन हो जाएगी, भूतकाल वाली पीढ़ी हो जाएगी। और भूतकाल वाली पीढ़ी ऊपर लिखेंगे, दादा है तो परदादा कहाँ लिखेंगे, परदादा और ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और बच्चों के बच्चे हैं तो कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। और जो हमारी पीढ़ी बाई पीढ़ी है, सेम पीढ़ी को हम कहाँ लिखते हैं, साइड में लिखते हैं। अगर यहाँ पर बात करूँ, जो अमित है, अमित की अगर बहू होती तो कहाँ लिखते हैं, इस साइड में लिखते। अमित का भाई होता तो कहाँ लिखते, इस साइड में लिखते। पत्नी को बस इससे कर देते हैं कि पत्नी ये हो जाएगी, ठीक है। और जो सिंपल होता है वो सिंपल ही होता है, पिता पिता हो जाएगा, और बहन होती तो माइनस कर देते तो बहन हो जाती है उसकी, ठीक है। तो एक पीढ़ी बाई पीढ़ी चलती है इस सेट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको समझाऊंगा जब ब्लड रिलेशन में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। वैसे आप जानते ही होंगे इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर कह रखा है क्वेश्चन में यहाँ पर कह रखा है, इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर कह रखा है कौन सा अक्षर ADCGE डैश इस क्रम में आएगा। तो यहाँ पर बताना है यहाँ पर कौन सा आएगा। दे रखा है यहाँ पर A दे रखा है, D दे रखा है, C दे रखा है, G दे रखा है और E दे रखा है। आगे पूछ रखा है कि आगे यहाँ पर क्या आएगा। इसकी बात करूँ, 1 पे दे रखा है, ये 4 पे है, ये 3 पे है, ये आपका हो जाएगा 7 पे है, ये आपके 5 पे हो जाएगा। तो आगे दे रखा है, आगे यहाँ पर कौन सा आने वाला है। तो यहाँ पर बात करता हूँ तो ये कितना हो रहा है, +2 हो रहा है, फिर कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। तो इसका मतलब बराबर चल रहा है, सेम चल रहा है। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा तो 7 कितना हो रहा है, यहाँ पर 3 ऐड हो रहा है। तो आगे भी क्या होगा, आगे भी यहाँ पर 3 ऐड हो जाएगा। अगर मैं 7 में 3 ऐड करूँगा तो मेरे पास 10 आने वाला है। 10 पर क्या होता है, 10 पर J होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हमारा इजीली राइट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। श्रृंखला को पूरा करो, लास्ट क्वेश्चन है ये, हमारा सीरीज का क्वेश्चन हो जाता है। कह रखा है 20 19 17 डैश, दे रखा है 10 और 5। तो यहाँ पर बताना है यहाँ पर कौन सा आने वाला है। तो दे रखा कौन सा है, 20 दे रखा है, 19 दे रखा है, 17 दे रखा है, डैश पूछ रखा है, और 10 दे रखा है, और क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो सभी लोग फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है। ज़्यादा स्पीड से ये संख्या नहीं बढ़े, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है डिफरेंस। तो डिफरेंस चेक करेंगे, यहाँ पर 1 का डिफरेंस हो जाएगा, -1 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ, -2 हुआ, यहाँ पर की बात करो तो -5 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता होगा, ये प्राकृतिक संख्याएं घटती जा रही हैं, 2 1 2, तो यहाँ पर 3 होगा, फिर यहाँ पर 4 होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास कितना, मेरे पास 3 घटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 14, 14 में 4 घटेगा 10, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरा 14 आने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाते हैं आपके सारे के सारे। अगर आपने यहाँ पर 40+ क्वेश्चन किए हैं तो बहुत ही राइट हो। अगर 35+ क्वेश्चन किए हैं तब भी आप आराम से एग्जाम निकाल दोगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अगर आपने रनिंग निकाल रखी है तो आपको एक PDF देंगे हम फ्री, ठीक है। एक PDF आपको दी जाएगी जो आपकी बिल्कुल क्या होगी, बिल्कुल फ्री रहने वाली है, ठीक है। बिल्कुल क्या रहने वाली है, बिल्कुल फ्री रहने वाली है, ठीक है। वह आपको कॉल करोगे तभी मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में क्या है, हमारा मोबाइल का लिंक दे रखा है, नंबर का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपने रनिंग निकाल रखी है तो बहुत ही यूज़फुल आपके लिए PDF हो जाती है, जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना है। सभी लोगों को वीडियो को लाइक करके जाना, जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो हमारी वीडियो जो क्या होती है, सबसे स्कोर जाती है, सबसे ऊपर जाएगी। जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी पब्लिश हो जाएगी वीडियो, ठीक है फ्रेंड्स। और ज़्यादा कहाँ होगी, ऊपर आ जाएगी। तो इसमें क्या होगा, हम लोगों के सब्सक्राइब क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सभी के लिए अपने परिवार को बढ़ाना है, ठीक है, आगे बढ़ाना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।